के मामलों में लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। रश्मि ने दार्शनिक अंदाज में कहा, मतलब सबसे खराब हालत अंजलि और सौरभ की है। इनके परिवार वालों का पैचअप करवाना सच में इज अ बिग टास्क, प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा। वैसे भी हम लोग ये सब बातें कल तुम सबसे डिस्कस करना चाह रहे थे प्रियुल की सगाई की बात पर, फिर वो सब हंगामा। अंजलि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कोई बात नहीं, अभी इतनी देर नहीं हुई है। आई थिंक हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा इस प्रॉब्लम का। आखिर हमारे घर वाले ही हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है जो अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे। अवनी ने अंजलि और रश्मि को समझाते हुए कहा। कुछ देर बाद सोनम ने अपना सामान उस दुकान से कलेक्ट किया और सबके साथ वापस अस्थाना हाउस चली आई। लव का पंगा। उधर कुछ देर पहले गार्डन में ही एक और सौरभ अमित की बातें सुनकर चौंका जरूर था पर घबराया नहीं था। वो जानता था कि अमित ने उसे जो कुछ भी कहा था वो उसकी बीती हुई जिंदगी से रिलेटेड ही था, और तब वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अमित ने कहा था। पर तब के सौरभ में और आज के सौरभ में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। दोस्त तो वो तब भी दिलदार था पर आशिक जरा दिल फेक टाइप का था। एएफएमसी की कोई भी लड़की सौरभ मेहरा की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए बिना बची नहीं थी, पर उनमें से कोई भी लड़की उस लिस्ट में 1 महीने से ज्यादा टिक भी नहीं पाती थी। पर अंजलि से मिलने के बाद सब बदलने लगा, वो बदलने लगा था। अब उसे भी एक जगह रुकना, एक जगह ठहरना पसंद आने लगा था। धीरे धीरे करके वो सारी लड़कियां उसकी फ्रेंड लिस्ट से गायब होने लगी और उन सब की जगह पर बस एक ही नाम रह गया, और वो भी अंजलि वधावन का, जिसे उसने माय लाइफ करके सेव किया था अपने फोन में। और आज जब उसका सच्चा प्यार, उसकी इंटेंशन सच्ची थी, तब ये दुनिया भी उसे और उसके प्यार को आजमाने में लगी हुई है। आई एम सीरियस टुकू एंड आई रियली वांट टू मैरी हर, सौरभ ने शांत स्वर में कहा। मैं डैड को 2 टूक शब्दों में कहकर आया हूँ कि अगर उन्हें अंजलि के वधावन होने से प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, बाकी शादी तो मैं अंजलि के साथ ही करूंगा। सौरभ ने अपनी और विजय मेहरा के बीच हुई बातचीत को अपने सभी दोस्तों को बता दिया। वो तेरी, तूने तो सच में ब्रेवरी का काम किया मेरे शेर, रवि ने उसकी पीठ थपथपा दी थी। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पिघलेंगे, वो मेरे डैड हैं और उन्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं बात करूंगा अंकल से, तू टेंशन मत ले, अमित ने सौरभ को समझाते हुए कहा। नहीं डुक्कू, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे तुम मुझे ही सुलझाने दे, बस तुम सब मुझे सपोर्ट करना। सौरभ ने अपने कमीने लेकिन जिगरी यारों की तरफ एक आस भरी नजर से देखते हुए कहा। ओए बॉन्गर साले, तू सपोर्ट की बात कर रहा है? अबे तू बोल तो सही, हम सब वहीं मेहरा मैंशन के आगे तंबू बम्बू गाड़ कर धरने पर बैठ जाएंगे, पुलकित ने उसके सर के बालों को बिखराते हुए कहा। थैंक्स डूड, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर बोलूंगा। सौरभ आज हद दर्जे का सीरियस था, जो उसके मस्त मौला मिजाज से कतई मैच नहीं खा रहा था। और आप सब देख लो, बेचारे दुखी आत्मा को दादी ने भी धर लिया था। एक तो अपनी मोहब्बत की मंजिल के इतने करीब आकर उसे मंजिल मिल नहीं रही थी, और अब दादी का ये धमकाना कि उनका काम करो नहीं तो वो टेढ़ी उंगली करके काम करवाएंगी। मतलब काम तो उसे करना ही पड़ेगा। अब तुझे क्या निमंत्रण अलग से देना पड़ेगा कि आइए जजमान और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए, पुलकित ने रवि की तरफ इशारा किया। अरे क्या कहूँ यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो तुम सब पहले से इतनी सारी प्रॉब्लम्स में उलझे पड़े हो और अब मेरी भी प्रॉब्लम अपने सर ले रहे हो, रवि ने अमित और सौरभ की तरफ खास तौर पर देखते हुए कहा। साले, दोस्त सिर्फ साथ में पार्टी शार्टी और बियर पीकर चिल करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो साथ में चिल मारने का असली मजा आएगा, अमित ने रवि के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहा। भाई यार, फैमिली मेलोड्रामा मचा हुआ है मेरे घर पर भी, रवि ने एक ठंडी आंख भरते हुए कहा। पहले लगता था कि बस लाइफ में अच्छी तरह से सेटल हो जाओ तो फिर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे चाहूंगा इजीली शादी कर लूंगा और पेरेंट्स भी हंसी खुशी हाँ कर देंगे। पर अभी तो लगता है कि नौकरी से भी ज्यादा जरूरी होता है कि एक ही कास्ट के और एक ही स्टेट के हो, तब कहीं जाकर शादी के बारे में सोचना चाहिए। ओए, पर तेरे माँ बाप की तो लव मैरिज है ना, और वो दोनों ही खुद अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। यार वो लोग कब से कास्ट वास्ट में बिलीव करने लगे? पुलकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे यार, यही झोल तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रवि के माथे पर भी बल पड़ गए थे ये सोच सोचकर। कोई नहीं यार, मुझे लगता है कि इस बारे में अंकल आंटी से बात की जा सकती है। आई थिंक उन्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है रश्मि और उसके स्टेट के बारे में, अमित ने कुछ सोचकर रवि की तरफ देखते हुए कहा। गॉड नोज यार, व्हाट कैन आई से अबाउट दिस, रवि ने वहीं घास में पसरते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा। सब ठीक होगा यार, जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर टारगेट। अमित का इतना कहना ही था कि मेन गेट से अंदर की तरफ लड़कियों की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। ले आ गए सबके टारगेट, अब इत्मीनान से फोकस करो बैठकर। लड़कियों की गाड़ी से एक एक करके उतरते हुए सच में सभी लड़कों की नजरें अपने अपने टारगेट की तरफ फोकस हो गई थी। कुछ देर के लिए सही, सौरभ और रवि भी अपनी टेंशन को भूल गए थे और अपने अपने टारगेट पर फोकस कर रहे थे। कल की उदासी भरी शाम के बाद आज की सुबह थोड़ी उजली थी और अब दोपहर सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी उन सबकी। कल के बाद आप आज फिर से मुझे और भी हसीन लग रही हैं जान। क्या बात है धर्मपत्नी जी, आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेकर ही मानेंगी। अमित लड़कों की भीड़ में सबसे पीछे बैठा हुआ सब लड़कियों के साथ धीमे कदमों से चल रही सोनम को ही देखे जा रहा था। लड़कियों को भी इल्म था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा था, पर उनका ध्यान अभी लड़कों से ज्यादा अपने हाथों में पकड़े हुए शॉपिंग बैग्स पर था, जिन्हें उन्हें कविता जी, रागिनी जी और दादी को दिखाने की जल्दी थी। तो वो तेजी से उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाई जा रही थी। मतलब हद है, दिल के इमोशंस शॉपिंग बैग्स के नीचे दब गए थे। सोनम के पास भी कुछ तो ऐसा था जो उसे रघुवंशी सर को देना था, पर अभी वो उसे अपने पास सहेज कर रखे हुए थी और वो एक सही मौके की तलाश में थी। वहीं उसी गार्डन में कुछ देर पहले दादी धीमे कदमों से चलते हुए कविता और रागिनी जी के पास जाकर बैठ गई थी और जानबूझकर सुधा की तरफ देखते हुए कहा कि अरे बींदड़िए, माता आज करेले का जूस पियोगे था, तुम्हारे लिए वो ही मंगवा दे मोहन से। आय हाय दादी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जो सवेरे सवेरे चाय और संतरे के जूस की बजाय जो कड़वो करेलों को जूस पी रही हो, सुधा ने इतनी आत्मीयता से कहा था कि लगता था कि कल शाम का तमाशा करने वाली सुधा नहीं बल्कि उसका भूत वूत था। जय फंसी था माए बातों में, ये वायगो मजा, और वो भी घनी तरीके से, दादी ने मनी मन खुश होते हुए कहा। ना ना बींदड़ी, माते आज करेले का जूस ही पीऊंगी, दादी ने इनकार में अपना हाथ हिलाते हुए कहा।
सुधा और पूनम के साथ साथ कविता और रागिनी जी भी दादी की कई भी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से दादी के स्वाद को क्या हो गया। कहाँ तो दिन भर मिठाई खाने का जुगाड़ लगाती रहती हैं और कहाँ यार जूस पीने की बात कर रही हैं, और वो भी करेले का। पर दादी, आप करेले का जूस ही क्यों पीना चाहती हैं? उसका स्वाद तो काफी कड़वा होता है ना। डरते डरते ही सही और थोड़ा सा सकुचाते हुए ही सही, पर पूनम जी ने भी दादी से इसका कारण पूछ ही लिया था। दादी ने रहस्यमय मुस्कुराहट से सुधा और पूनम को देखकर अपना रुख कविता की ओर कर लिया और फिर कहा कि ना बींदड़ी, माते आज यो करेले का जूस ही पीऊंगी। अम्मा को कल ही डॉक्टर ने बताया सा कि करेले का जूस पीने से दिल की और जुबान की सारी गंदगी खत्म हो जावे से, एकदम कतई खत्म जड़ से। तब तो माते रोज सवेरे करेले का जूस ही पीऊंगी। कविता और रागिनी दादी की बात सुनकर झेम गई और दोनों मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगी। सुधा और पूनम भी एक दूसरे की तरफ परेशानी वाले भाव से देखने लग गई थी। मारी बात मानो तो फिर थम दोनों बींदड़ी भी आज से करेले का जूस पीना शुरू कर दो, और खास तौर पर बींदड़ी था। सुधा की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, थानू तो ये जूस जरूर पीना चाहिए, थारे को इस जूस की घनी जरूरत से। वो कैसा है कि लैंग्वेज थारी घनी खराब से बींदड़ी, थानू ऐसा सुधारने की घनी जरूरत से। दादी ने बड़े कायदे से सुधा को उसकी कमी बता दी थी, और वो भी मुस्कुराते हुए। और ताज्जुब ये था कि सब कुछ जानते समझते हुए भी सुधा और पूनम बस बेबसी से मुस्कुराई जा रही थी। तब तक मोहन एक ट्रे में 2 गिलास जूस लेकर आ गया। दादी ने झट से एक गिलास उठाते हुए कहा कि ले महाते जूस आ गए सर, ये भी एक गिलास बचो सर। सुधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले बींदड़ी था पी ले, इसने थारी जुबान की कड़वा थोड़ी कम हो जाएगी। सुधा ने घबराकर सामने दादी की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ एक गिलास जूस लेकर बैठी हुई थी। ना ना दादी जी, हम तो अबे आउट हाउस से नाश्ता करके आ रहे हैं, आप पियो जे कड़वो करेलो को जूस, हम बाद में मिलते हैं आप सबन से। इतना कहकर सुधा पूनम का हाथ पकड़कर वहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हुए कहती है कि उठो जीजी, का तुम हमें सही में करेलो का जूस पियाओगे, यहाँ से उठोगी? उन दोनों के वहाँ से जाते ही कविता और रागिनी, जो इतनी देर से अपनी हंसी रोके हुए थी, खिलखिलाकर हंसने लगी थी। दादी भी चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना जूस पीने लगी थी। माँ, आप तो सच में करेले का जूस पी रही हैं? कविता ने हैरत में पड़ते हुए कहा। मन्ने के काले कुत्ते ना काटा सा, जब हाँ सवेरे करेले का जूस पीऊंगी। ये तो खसखस और पिपरमिंट का जूस सा, जो माँ मोहन को पहले ही बनाने के लिए बोल चुकी थी। दादी ने उन दोनों की तरफ अपनी आंख विंक करते हुए कहा। पर माँ, सच में आज तो आपने उन दोनों ननद भौजाई की और खास तौर से सुधा की बोलती बंद कर दी। सुधा की शक्ल तो देखने लायक थी। रागिनी ने हंसते हुए कहा, अब एक है बींदड़ी, यह तो सिर्फ दादी का ट्रेलर से, अभी तो दादी की पूरी पिक्चर बाकी से। दादी मनी मन सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दादी की मस्ती। ये बुढ़िया तो मुझे एक आंख भी ना सुहाती, खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है ये दादी, इससे तो जरा बचकर रहना पड़ेगा जीजी। अपने रूम में पहुंचकर सुधा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, देखो सुधा, पहले भी तुम्हारी वजह से बहुत तमाशा हो चुका है। मयंक के पापा और मयंक ने बड़ी मुश्किल से बात संभाली है। अब तुम जरा कुछ दिनों के लिए आंखों में पट्टी और कानों में रुई डालकर बैठ जाओ और शांति से ये शादी निपट जानी दो। सुधा के पीछे पीछे आ रही पूनम जी ने सुधा को नसीहत देते हुए कहा, पर जिज्जी, तुमने देखो ना हतो कि वो दादी अपने घर में बैठकर कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रही हती। सुधा, मैं सब समझ रही थी, पर इस समय चुप रहने में ही भलाई है, और वैसे भी तुमने कल जो कुछ भी किया है उसके बाद कोई तुम्हारे लिए फूलों का बुके लेकर नहीं खड़े रहेगा। पूनम जी ने भी सुधा को सुना दिया था। अरे पर हमने तो। सुधा के कुछ और कहने से पहले योगेश वहाँ आ गया और उसने सुधा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि अरे अरे का गजब कर रही हो सुधा देवी, जब तुम्हारी कैंची जैसी जबान के मारे कल यहाँ से बेइज्जत होकर निकलवे से बाल बाल बचे हैं और आज तुम फिर से शुरू हो गई। भैया समझा ले भाभी को, मैं बार बार ना कह पाऊंगी इन्हें कुछ, और ना ही मयंक को समझा पाऊंगी कि इन्हें माफ कर दें। वो अब भला इसी में है कि शादी तक तुम दोनों बिल्कुल ही चुप रहोगे। पूनम ने योगेश और सुधा की तरफ इशारा करते हुए कहा और वहाँ से चली गई। सुधा ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि ले आओ सुन ले आओ, अब जय सुनवो को बाकी रह गए हो तो तुम्हारी पूनम जीजी से कह तो ऐसे रही हती कि कल के कांड के बाद इन्हें बड़ो लंबो सदमो लगा वो मोड़ी के लिए, और तुम हमें चुप रहने के लिए कह रहे हो। सुधा ने योगेश को गुस्से में घूरते हुए कहा, अरे यार मतलब सही कह रहे हैं ससुर, जे दोनों लुगाइयन ने मैं जिंदगी में लंका लगाए रखी है। योगेश अपना सर पकड़कर बैठ गया था। अब तुम हमें ही। सुधा के कुछ कहने से पहले एक बार फिर से योगेश ने उसे चिल्लाते हुए चुप रहने को बोल दिया था। चुप, एकदम चुप। जब तुमने अपनी जबान चलाई ना सुधा देवी, तो 22 साल पहले तुम्हारे बाप को दो भयो वचन भूल जाऊंगा और तुम्हें अब जिंदगी से निकाल दूंगा। ससुर नरक फैला के रखो है हमारी जिंदगी में, योगेश ने सुधा की तरफ धमकी भरे लहजे में कहा। सुधा मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर तक कमरे में शांति पसरी रही। जब योगेश का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सुधा की तरफ जाकर बैठ गया और उसकी चिरौरी करते हुए कहा कि अब तुम गुस्सा मत हो यार, तुम्हें तो पता है कि हम तुमसे कितना प्यार करत हैं। हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तुम हमें कितना प्यार करत हो, जो आज तुम हमें छोड़वे की धमकी दे रहा हते। सुधा ने अपनी बहचली आंखों के साथ साथ नाक को भी पोंछते हुए कहा, अरे ना सुधा देवी, जे तुम का गजब कह रही हो ससुर, वो तुम्हें गुस्से में हतो सो तुम्हें वह सब कह दो। योगेश ने सुधा की खुशामद करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। सुधा ने अविश्वास से योगेश की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ सुधा, वो तो मैं जा से कह रहे हो तो कि मुझे कछु सोचने को मौका मिल सके। योगेश ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ऐसो का सोच रहे हते तुम कि वाकई लाए तुम्हें हमें ऐसो डांटना पड़ो। सुधा ने अपनी एक आंख चढ़ाते हुए योगेश से पूछा, वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जबकि मुझे वाकई पक्की खबर है जाओगो, ना है तो तुम वाव को ससुर सत्यानाश कर देओगी। योगेश ने सुधा की तरफ रहस्यमय ढंग से देखते हुए कहा, अच्छा ऐसो का तुम्हारे हाथ लगवे वाव है कि जाकी भनक तुम हमें उनाए लगन दे रहे हो। सुधा के कान खड़े हो गए थे ये सुनकर। बस अब है तो तुम इतना ही समझ लो कि बस बहुत जल्दी हमें पूनम जिज्जी की जी हजूरी करवे से छुट्टी मिल जाएगी। बहुत नाच नचाए हो इनने हम दोनों को।
और अब देख लो, जब वादा निभावे की बारी आई तो मयंक लल्ला की शादी दिल्ली की पढ़ी लिखी मोड़ी अवनी से कर रही है। और अब बिना हमारी मोड़ी रजनी गाँव की कम पढ़ी लिखी गवार लड़की लग रही है जो मयंक लल्ला के बराबर की नाय हती। योगेश की आवाज जहर बुझी हो चुकी थी और इतो जहर भरवे के बाद वो मोड़ी को बेशांतिपन से नाय निकाल पाई तो वो मोड़ी वहां से चली जाती तो मयंक लल्ला जा बात के लाए पूनम जीजी कोई दोस्त मानते और जी चाची वो तो बस वही करते जो मयंक लल्ला बिन से कहते।